हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं, तो आज भी कंटिन्यू करेंगे अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सीआरपीसी के। सबसे पहले बात करें, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है और इससे रिलेटेड हमारा कौन सा सेक्शन है जो हमें पढ़ना होगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समन ट्रायल चल रहा है, समन ट्रायल में कोई केस इंस्टीट्यूट किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि समन ट्रायल के बारे में सीआरपीसी में कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन है जो बात करते हैं समन ट्रायल के बारे में, और कौन सा चैप्टर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन यह कह रहा है कि समन ट्रायल के केस में जो कि इंस्टीट्यूट किया गया है केस, कंप्लेनेंट के अलावा, कंप्लेंट के अलावा अगर केस इंस्टीट्यूट किया गया है अदर देन अपॉन ए कंप्लेंट, किसके समक्ष इंस्टीट्यूट किया गया है, गठित किया गया है फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो क्या प्रोसीडिंग को रोका जा सकता है और एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है बिना जजमेंट को प्रोनाउंस किए हुए। यहाँ पर ये ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है नॉट एक्विटल, यानी कि डिस्चार्ज किया गया है, एक्विटल नहीं किया गया है, बरी नहीं किया गया है, केवल उसे छोड़ा गया है। तो ऐसे में अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कंप्लेन के अलावा अदर तरीके से, किस तरीके से केस फाइल हो सकता है, एफआईआर के द्वारा। एफआईआर के द्वारा केस फाइल कर दिया गया है और उस पर क्या चल रहा है, उसका ट्रायल जो है समन ट्रायल चल रहा है और वो चल रहा है फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो ऐसे में प्रोसीडिंग को पूरा ना करते हुए उसे रोका जाएगा और जजमेंट भी प्रोनाउंस नहीं की जाएगी और एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। कब ऐसा किया जा सकता है, इन सभी ऑप्शंस के अनुसार। तो सबसे पहले हमें इसमें सेक्शन 258 को समझना होगा। अगर आपने ये सेक्शन पढ़ी है तो आपको इसका जवाब जरूर आता होगा। मैं आपसे आपके समक्ष जो है क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है इनके और इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, नो, ऐसा नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट मस्ट आफ्टर रिकॉर्ड इंटायर एविडेंस प्रनाउंस फाइनल जजमेंट ऑफ कन्विक्शन और एक्विटल, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, सभी एविडेंस, जितने भी एविडेंस हैं उन सभी को रिकॉर्ड करने के बाद अपनी फाइनल जजमेंट प्रनाउंस करेंगे, जिसमें वो या तो एक्विटल करेंगे या फिर उसे कन्विक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऐसा किया जा सकता है जब प्रिंसिपल विटनेस, यानी कि जो मुख्य गवाह है, उसकी गवाही के बाद, उसके एविडेंस के बाद, उनको रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऐसा किया जा सकता है और ऐसा तब किया जा सकता है जब वो किसी कारण को रिकॉर्ड करें और जो प्रिंसिपल विटनेस है, यानी कि जो मुख्य गवाह है, उसकी गवाही जो है रिकॉर्ड नहीं की जाती। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, यस, ऐसा किया जा सकता है एज एन मजिस्ट्रेट हैज एन डिस्क्रिएशन, की मजिस्ट्रेट के पास अपनी पूर्ण पावर है विवेक की, वो अपनी ड्यूटी को करते हुए एक्विटल कर सकते हैं, उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं ऐसी प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। ऐसा क्यों है कि जब तक कि जो मुख्य गवाह है उसके जो एविडेंस है, उसकी जो गवाही है नहीं की जाती, उसकी गवाही तब तक नहीं होती तब तक कि जो एक्यूज पर्सन है उसे डिस्चार्ज किया जाएगा और बिना जजमेंट को प्रोनाउंस किए। लेकिन अगर उसकी गवाही हो जाती है तो उसको एक्विटल कर दिया जाता है। इसीलिए हमें इस सेक्शन को समझना होगा, यह सेक्शन क्या कह रही है और इस सेक्शन पर और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 258 जो बात करती है, कुछ ऐसी परिस्थिति है, निश्चित ऐसे केसेस हैं जहां पर ऐसी प्रोसीडिंग को रोका जा सकता है और ऐसी पावर दी गई है कोर्ट को।
अब ये समझते हैं कि समन ट्रायल अगर चल रहा है तो वो कौन कौन से सेक्शन है हमारे सीआरपीसी के जो बात करते हैं। तो 251 से लेकर 259 तक के ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि समन केसेस के बारे में कहाँ पर कौन कौन से सेक्शन हैं, कौन कौन से प्रोविजन हैं जो समन केसेस के बारे में डील करते हैं। तो चैप्टर 20 बात करता है 251 से 259 तक, 251 टू 259 तक। क्या कह रहा है ये सेक्शन? ये सेक्शन केवल इतना कह रहा है कि समन केस चल रहा है और ऐसे में जो समन केस चल रहा है वो कंप्लेंट के अलावा इंस्टीट्यूट किया गया है, या तो कंप्लेंट की गई हो सीआरपीसी में 200 सीआरपीसी के अंदर, या फिर एफआईआर दर्ज की गई हो 154 में। तो अगर इस तरीके के समन केस चलाए जा रहे हैं वो भी फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के समक्ष, या प्रीवियस सैंक्शन यानी कि सीजीएम की अप्रूवल यहाँ पर ले ली है, या कोई अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसकी अप्रूवल ले ली है, तो ऐसे में रीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा और ऐसी प्रोसीडिंग को रोका जा सकता है बिना जजमेंट को प्रोनाउंस किए। लेकिन ऐसी जो प्रोसीडिंग है उसे रोका जाएगा एंड मे आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मेन गवाह है उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने के पर्पस के लिए ऐसी प्रोसीडिंग को रोका जाता है। और ऐसा एविडेंस होने के बाद वहाँ पर जो है एक्विटल की जजमेंट जो है प्रोनाउंस की जाती है। कुछ अदर केसेस होते हैं जहाँ पर कि एक्यूज को रिलीज कर दिया जाता है, जो अभी हमने पढ़ा था कि यानी कि बिना जजमेंट को प्रोनाउंस किए हुए उसे हम क्या कहेंगे, डिस्चार्ज कहेंगे, एक्विटल नहीं कहेंगे। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एक्विटल को रिलीज किया जाता है बिना जजमेंट को प्रोनाउंस किए हुए, तो ऐसे में उसका प्रभाव क्या होगा, उसका प्रभाव यह होगा कि उसे हम डिस्चार्ज कहेंगे, एक्विटल नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। सेकंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 164 डिटेल में हम कवर करवा चुके हैं। अगर आपने उस सेक्शन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कौन कौन सी सेक्शन हमने कवर कर ली है। सेक्शन 164 सीआरपीसी 164 के बयान हम काफ़ी बार सुनते हैं, 161 के बयान रिकॉर्ड कीजिए, 164 के बयान रिकॉर्ड कीजिए। तो यही इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि 164 के अंदर अगर कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, साथ ही एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना देता हूँ, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। क्या 164 के बयान जो है कौन रिकॉर्ड कर सकता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसका ज्यूरिडिक्शन है या उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, तो कौन रिकॉर्ड कर सकता है, जिसका ज्यूरिडिक्शन है या जिसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। 164 के अंदर अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है उस पर्सन की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो क्या ये मैंडेटरी होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए, और जो ऑफेंस उसने कमिट किया है, यानी कि यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है जहाँ पर कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी हो जाती है, यानी कि शैल वर्ड का यूज़ किया गया है, मैंडेटरी है उनको क्या करना, उस पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि अगर आईपीसी से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस हुआ है, जितने भी आईपीसी में सेक्शन दिए गए हैं, या फिर किसी अपराध की जो सजा है वो आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, या फिर उन सभी केसेस के लिए जहां पर कोई भी एप्लीकेशन मूव की गई है उस पर्पस के लिए, उस ऑफेंस के संबंध में। या फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी केस पनिशेबल है आईपीसी की सेक्शन 376 से, तो यही इसका सही जवाब है। 376, 376 ए बी बी सी डी ई, 506, 354, ये सभी सेक्शन जो है 164 सीआरपीसी में शामिल की गई हैं। अगर ये सभी सेक्शन आपके ऑप्शन में आती है तो आपको वहीं पर राइट करना है, उसी ऑप्शन को चुनना है।
अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है सेशन कोर्ट के द्वारा। दो क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला, एंटीसिपेटरी बेल जो है हम सीआरपीसी के किस सेक्शन में ले सकते हैं? सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंदर। और यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल हम कहाँ पर लगा सकते हैं? हाई कोर्ट के समक्ष लगा सकते हैं। और कहाँ पर लगा सकते हैं? दूसरा है सेशन कोर्ट के समक्ष हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन ठीक है इस एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड एज एन बेलेबल। बिल्कुल भी नहीं, अगर बेलेबल होगा तो एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? व्हेन द एक्यूज्ड एंड कमिटेड एन नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड हैज बीन अरेस्टेड। यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पर तो ठीक था लेकिन यहाँ पर इसने गलत कर दिया कि उस पर्सन को अरेस्ट किया गया हो। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि व्हेन द एक्यूज्ड इट इज एलिज्ड has been committed non-bailable offense and yet the arrest has been made, यानी कि अभी तक अरेस्ट नहीं बना है। और ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। या फिर एफआईआर जो है लॉन्च नहीं की गई है तब ऐसा भी नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इतनी ही सेक्शंस को ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले थे और मैं वीडियो यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। फिर मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम एमसीक्यू के साथ सेक्शन कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू, बाय बाय।